कहानी शुरू होती है हाई स्कूल से। आज का दिन बहुत ही क्रूशियल था। क्लास 5 ग्रेड 3 के सारे स्टूडेंट्स में एक्साइटमेंट और नर्वसनेस साफ दिख रही थी, क्योंकि यूनिफाइड एग्जाम बिल्कुल सिर पर था। 20 साल की मेहनत का असली इम्तिहान, स्टेक्स हाई थे और हर कोई अपना बेस्ट देने के लिए पूरी तरह तैयार था। क्लास टीचर चुनफान सामने खड़ी थी, आवाज़ सख्त लेकिन मोटिवेटिंग। जो बच्चे लिबरल आर्ट्स एग्जाम देने वाले हो, ध्यान रखना, कल के लिए पूरी तैयारी चाहिए। स्टेशनरी डबल चेक कर लेना, कहीं एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर उनकी नज़र मार्शल आर्ट्स एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स पर गई। और जो बच्चे मार्शल आर्ट्स एग्जाम दोगे, कॉम्बैट गियर और वेपन्स तैयार रखो। ये तुम्हारा मौका है अपनी स्किल्स दिखाने का, तो कोई कमी मत छोड़ना। उनकी तेज नज़र जाकर सू जिंगमिंग पर टिक गई। आवाज़ और सीरियस हो गई। मैं आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, मार्शल आर्ट्स कॉलेज एंट्रेंस जानलेवा हो सकता है। जिनकी अवेकनिंग डी लेवल से नीचे है, मैं रिकमेंड नहीं करती कि तुम ये एग्ज़ाम दो। सू जिंगमिंग की आंखें हल्की सी फैल गईं। उसने धीरे से खुद से कहा, क्या ये मुझे ही बोल रही हैं? दिल में एक हल्की सी बेचैनी दौड़ गई। लेकिन सू जिंगमिंग कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं था, वो एक ट्रांसमिग्रेटर था। उसने गहरी सांस ली और इस नई दुनिया का नाम याद किया, ब्लू स्टार। ये दुनिया बहुत ही अजीब थी। एक तरफ यहाँ की टेक्नोलॉजी लेवल लगभग वही थी जो उसकी पुरानी दुनिया में थी, फ़ोन, इंटरनेट, मॉडर्न लाइफ, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ खतरनाक और खूंखार बीस्ट्स भी थे, जो हर समय इंसानों के लिए खतरा बने रहते थे। इन बीस्ट्स के खिलाफ सिर्फ एक ही सहारा था, अवेकनड इंडिविजुअल्स। ये लोग अपनी यूनिक सुपर पावर्स के साथ फ्रंट लाइन पर लड़ते थे। ब्लू स्टार पर हर इंसान की 16 साल की उम्र में अपनी यूनिक एबिलिटी अवेकन करने का मौका आता था। हर किसी की पावर अलग होती, कुछ प्रैक्टिकल और बहुत पावरफुल, तो कुछ बिल्कुल ही अजीब और अनप्रेडिक्टेबल। यही वजह थी कि यहाँ का समाज बहुत कम्प्लेक्स और डायनामिक था। लोगों को टीम वर्क करके ही सर्वाइव करना पड़ता था। और इन सबका एक रैंकिंग सिस्टम भी था, ए से जी लेवल तक, टोटल 9 टीयर्स। जितना हाई रैंक उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ और रिस्पेक्ट। और अब सू जिंगमिंग का असली टेस्ट शुरू होने वाला था। ब्लू स्टार की दुनिया में ज़्यादातर लोग सिर्फ एफ से डी रैंक तक की स्किल्स ही सीख पाते थे। इसका मतलब साफ था, ऊंचे रैंक पाना बेहद मुश्किल था। यही वजह थी कि हर अवेकेंड इंडिविजुअल के अंदर एक अलग ही कंपटीशन और एस्पिरेशन की फीलिंग रहती थी। जो लोग डी रैंक से ऊपर निकल पाते थे, वो पूरे शहर में अलग पहचान बना लेते और उनकी एबिलिटीज़ हर कोई पाना चाहता। लेकिन सू जिंगमिंग की रियलिटी इससे बहुत दूर थी। उसकी एबिलिटी वीक इलेक्ट्रिसिटी बस एक स्टन बैटन जितनी पावरफुल थी। ये बस क्लोज रेंज कॉम्बैट में थोड़े समय के लिए किसी बीस्ट को चौंका सकती थी। ये सोचते ही उसके चेहरे पर शर्म और फ्रस्ट्रेशन साफ छलक गई। क्लास में बैठा हुआ हुआंग तियन के ताने उसके कानों में गूंज रहे थे। ई ग्रेड ट्रैश, ये शब्द बार बार उसके दिमाग में गूंज कर जैसे दिल पर चोट कर रहे थे। उसे लगा शायद सच में वो मार्शल आर्ट्स एग्जाम के लायक नहीं। हुआंग तियन की आंखों में मजाक और तिरस्कार साफ दिख रहा था। उसकी बातें और भी चुभ रही थीं। एर प्रिटी बॉय, तुम तो एग्जाम ग्राउंड पर ही मर जाओगे, बेहतर है लिबरल आर्ट्स ज्वाइन कर लो, छोटा मोटा क्लर्क बन के जिंदगी काट लो। ये शब्द उसके दिल में चाकू की तरह चुभ गए। प्रिटी बॉय मतलब कमज़ोर, बेकार। सू जिंगमिंग ने धीरे से लिन चिंगलैन की तरफ देखा, जो उसके पास खड़ी थी। उसकी आवाज़ सॉफ्ट और सूदिंग थी। डोंट वरी, हर किसी की अपनी वैल्यू होती है। अगर तुम लिबरल आर्ट्स चूज़ कर लो और सिटी में एक सेफ और स्टेबल लाइफ जियो, उसमें भी कोई बुराई नहीं। ये सच था, ग्रेट शिया किंगडम में एजुकेशन सिस्टम 2 रास्तों में बांटा था। लिबरल आर्ट्स उन लोगों के लिए था जिनके अंदर कॉम्बैट का कॉन्फिडेंस नहीं, या जिनकी एबिलिटी लो लेवल की थी। ये रास्ता सेफ और नॉर्मल लाइफ देता था, ना जान का रिस्क, ना बीस्ट से सामना। दूसरा रास्ता था मार्शल आर्ट्स, जहां पावर, रिस्पेक्ट और मौत तीनों साथ चलते थे। सू जिंगमिंग वहीं खड़ा ये सब सुन रहा था, लेकिन उसके अंदर एक ज्वाला उठ रही थी। शायद ये दुनिया उसे कमज़ोर समझ रही थी, लेकिन क्या वो खुद को भी कमज़ोर मान लेगा? ब्लू स्टार की दुनिया में मार्शल आर्ट्स पाथ चुनना मतलब सीधा जिंदगी और मौत का सौदा करना। यूनिफाइड एग्जाम का नियम साफ था, जो इस रास्ते पर चलेंगे उन्हें डेजिग्नेटेड लोकेशन में भेजा जाएगा, जहां उनका सामना होगा फियर्स बीस्ट से होगा, जहां या तो मारो या मरो का खेल चलता था। सिर्फ सबसे स्ट्रांग और स्किल्ड ही यहां से जिंदा निकल पाते थे। इस परीक्षा को पास करने का अल्टीमेट रिवॉर्ड था एबिलिटी यूनिवर्सिटी में एंट्री। ये जगह सिर्फ प्रेस्टिजियस ही नहीं
बल्कि ड्रीम डेस्टिनेशन थी हर अवेकेंड इंडिविजुअल के लिए। यहाँ रिगरस ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स का गाइडेंस और सालों की हार्डवर्क के बाद ही कोई अनरैंक्ड सिस्टम टोडकार एक ट्रू रैंक्ड एबिलिटी यूजर बनता था। और फिर खुलते थे रियल पावर्स, वो ताकत जो बीस्ट टाइड्स के सामने भी टिक सके। लेकिन सू जिंगमिंग के लिए ये रास्ता सिर्फ एम्बिशन नहीं था, ये पर्सनल था। जैसे ही उसने अपने पुराने कमरे में कदम रखा, उसकी यादों का दरवाजा खुल गया। बीस्ट टाइड, चीखे, तबाही और उसके पेरेंट्स का ट्रैजिक डेथ। उस दिन की तस्वीरें आज भी उसके जहन में जिंदा थी। वो समझ चुका था, अगर मैं एग्जाम अवॉइड भी कर लूं तो भी मैं कब तक सेफ रहूंगा। बीस्ट टाइड्स किसी को नहीं छोती। उसके दिल की गहराइयों में एक ही जज्बा जल रहा था, मुझे स्ट्रैंग बनना ही होगा, चाहे जान क्यों ना चली जाए। ये मेरी पेरेंट्स के लिए भी है और मेरे लिए भी। अपने छोटे से अपार्टमेंट में वापस आते ही उसने अपना ट्रस्टेड स्पीयर उठा लिया। धातु का ठंडा वेट उसकी हथेली में आते ही उसे एक अजीब सा कंफर्ट मिला। उसकी आंखों में अब डर नहीं, डिटर्मिनेशन जल रही थी। यूनिफाइड एग्जाम वो आने वाला था और इस बार सू जिंगमिंग पीछे नहीं हटेगा। सू जिंगमिंग ने गहरी सांस ली और अपना स्पीयर हाथ में कसकर पकड़ लिया। कमरे की हवा में हल्की बिजली की भनभनाहट गूंज उठी। उसके शरीर से वीक इलेक्ट्रिसिटी की चमक उठ रही थी, मानो उसकी पूरी ताकत बाहर आने को बेताब हो। उसकी हर मूवमेंट स्विफ्ट और प्रिसाइज थी, लेकिन कुछ ही देर में थकान ने उसे घेर लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं, मसल्स दर्द से चिल्लाने लगे और वो दीवार से टिक गया। अब और प्रैक्टिस नहीं कर सकता। स्पीयर उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया। फिर भी उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, मार्शल आर्ट्स एग्जाम बस आने ही वाला है और उसके पास अब भी बहुत लंबा सफ़र बाकी है। पिछले 2.5 सालों से उसका ये स्पीयर उसका साथी था। दिन रात की प्रैक्टिस के बाद भी उसकी प्रोफिशिएंसी अब तक बिगिनर लेवल पर ही थी। लेकिन जिंगमिंग के दिल में अब भी उम्मीद की एक लौ थी, लाइटनिंग गेल ब्रेक नाम की सुपर स्पीयर टेक्निक। बस एक दिक्कत थी, उसकी कीमत 3 लाख युआन थी। मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड की हकीकत बहुत ब्रूटल थी। डी क्लास से नीचे वाले स्टूडेंट्स रोज 20 के हाथ मर रहे थे। जिंगमिंग जानता था, या तो मैं अवेकन यूनिवर्सिटी जाऊंगा या फिर मैं भी उन्हीं कोर्सेज का हिस्सा बन जाऊंगा। तभी उसकी आंखों के सामने एक स्क्रीन झिलमिला उठी। सिस्टम एक्टिवेशन सक्सेसफुल शब्द जैसे कमरे में गूंज गए। उसकी धड़कन तेज हो गई। स्क्रीन पर लिखा था, न्यूबी गिफ्ट पैकेज प्लस, चैट सिस्टम फॉर ट्रांस माइग्रेटर्स अनलॉक्ड। उसकी आंखों में उत्साह और डर का मिला जुला रंग था। गिफ्ट पैकेज, इसमें क्या होगा? कोई टेक्निक, कोई रिसोर्स या कुछ और? स्क्रीन पर टेक्स्ट चमक उठा, डू यू वांट टू क्लेम द न्यूबी गिफ्ट पैकेज? सू जिंगमिंग के हाथ खुद हवा में उठ गए। यस, अब तो देखना ही पड़ेगा। अगले ही पल स्क्रीन पर सुनहरी रोशनी दौड़ गई और संदेश उभरा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, न्यूबी गिफ्ट पैकेज क्लेम्ड। रिवॉर्ड एस रैंक सुपर एबिलिटी प्लस 200 एबिलिटी पॉइंट्स। जिंगमिंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। एस रैंक एबिलिटी, ये तो पावर का पीक था। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई। अब तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, उसने सोचा। इतना हाई रैंक एबिलिटी तो शाओवा जैसे मेजर कंट्री में भी लोग 3 साल में जागृत कर पाते थे, और उसके पास ये शुरुआत से ही था। अब उसे पता था, टॉप एबिलिटी यूनिवर्सिटीज़ उसकी टैलेंट के लिए लैड पाड़ेंगी, उसे रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज से नहला देंगी। शायद वो इनकी नज़रों में एक टॉप टियर पावर हाउस बन जाए, जहां बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स, एलीट फैसिलिटीज और ब्रूटल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उसके लिए ओपन हों। पसीने की बूंदें सू जिंगमिंग के माथे से लुढ़क रही थीं। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन की आग जल रही थी। ई रैंक ट्रैश होते हुए भी क्या मैं सच में अपनी डेस्टिनी बदल सकता हूँ? उसने मन ही मन सोचा। उसकी रिजॉल्व और भी सॉलिड हो गई। गहरी सांस लेते हुए उसने अपना हाथ उठाया और बोला, क्लेम। उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। सिस्टम स्क्रीन पर सुनहरी रोशनी फ्लिकर हुई और शब्द उभरे, न्यूबी गिफ्ट पैकेज क्लेम सक्सेसफुल। 200 एबिलिटी पॉइंट्स क्रेडिट हो गए थे। लेकिन अगली लाइन पढ़कर जिंगमिंग का दिल धक से रह गया। एस रैंक सुपर एबिलिटी, पर्पल क्लाउड थंडर गॉड्स लाइटनिंग एक्वायरिंग। अचानक उसके दिल के चारों ओर बिजली का तूफान उमड़ पड़ा। सिस्टम स्क्रीन पर प्रोग्रेस बार चमका, 10%। उसके शरीर से बैंगनी बिजली फूटने लगी जो पूरे कमरे में क्रैकल कर रही थी। हवा में ओजोन की स्मेल फैल गई, जैसे किसी स्टॉर्म का जन्म हो रहा हो।
20%। बिजली और भी तेज हो गई, फर्नीचर टूटा, दीवारों में दरारें पड़ी, खिड़कियां चकनाचूर हो गईं। नीचे के पड़ोसी घबरा गए। किसी ने कहा, ये ब्लास्ट कहाँ से आया? बिजली गिर गई क्या? मिसेस ली ने तुरंत इमरजेंसी नंबर मिलाया। हेलो, सु जिंगमिंग के फ्लैट से पर्पल लाइटनिंग निकल रही है, जल्दी आओ। ऊपर सु जिंगमिंग का शरीर दर्द से आर्च हो गया। उसकी आंखें धुंधली पड़ गईं, सांसें भारी हो गईं। 50%, 60%, 70%। पर्पल लाइटनिंग उसके अंदर ऐसे घूम रही थी जैसे उसके सेल्स को फिर से फोर्ज किया जा रहा हो। ये दर्द ऐसा था जैसे जिंदा आग में झोंक दिया गया हो, पर उसके चेहरे पर सिर्फ डिटर्मिनेशन थी। शहर के दूसरे कोने में मिलिट्री काउंसिल की एल्डर वू ने आसमान की तरफ देखा। आसमान अचानक काला और भारी हो गया था। ये दबाव, ये तो किसी लाइटनिंग एट्रीब्यूट फेरोशियस बीस्ट जैसा है, उसने ठंडी आवाज में आदेश दिया। जोंगचिंग थर्ड लीजन अलर्ट, लाइटनिंग रेजिस्टेंट आर्मर पहनो, इलेक्ट्रिक शॉक स्क्वाड रेडी करो। सैनिक भागते हुए अपनी अपनी पोजीशंस पर जुट गए। शहर की डिफेंस सायरन्स बजने लगी। उसी समय आसमान में एक विशाल बिजली का ड्रैगन बना। उसका पूरी तरह इलेक्ट्रिक बॉडी क्रैकल कर रहा था और उसकी नज़रें सीधी सु जिंगमिंग के अपार्टमेंट पर थीं, जैसे पूरा आसमान उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ सिंक हो गया हो। जैसे ही ड्रैगन और पास आया, सु जिंगमिंग के शरीर से पर्पल लाइटनिंग और भी इंटेंस हो गई। उसके सीने से एक जोरदार चीख निकली। सिस्टम स्क्रीन पर अपडेट्स रैपिडली फ्लैश होने लगे। 80%, 90%, 99% और फिर 100% एबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटेड। उसके शरीर के चारों ओर घूम रही पर्पल लाइटनिंग धीरे धीरे डिसिपेट होने लगी और सामने आया एक बदला हुआ इंसान। उसकी आंखें इनर लाइट से ग्लो कर रही थीं और उसकी ऑरा से इतनी इनक्रेडिबल पावर पल्स हो रही थी कि कमरे की टूटी फूटी दीवारें भी मानो कांप रही हों। ऊपर आसमान में लाइटनिंग ड्रैगन ठहरा, जैसे सु जिंगमिंग की नई एस रैंक एबिलिटी को एक्नॉलेज कर रहा हो। अचानक सु जिंगमिंग ने दोनों हाथ उठाए और हवा में क्रैकलिंग इलेक्ट्रिसिटी गूंज उठी। अब वो सच में लाइटनिंग एट्रीब्यूट का मास्टर बन चुका था। दुनिया जल्द ही उसकी ताकत से कांप उठेगी। उसने अपने हाथों को देखा। अब उनमें पर्पल हेवन डिवाइन थंडर की ताकत थी। वो इलेक्ट्रिक, जिसे वो पहले अपनी एबिलिटी समझता था, अब तो खिलौना लग रहा था। अब तो एक ही वॉर किसी को टुकड़े कर देगा। उसकी नज़र अपने अपार्टमेंट पर गई, जहां बिजली के अनकंट्रोल्ड ब्लास्ट ने तबाही मचा दी थी। ये कमोशन थोड़ा यादा बू हो गया, उसने खुद से सोचा। फर्नीचर उल्टा पड़ा था, दीवारें फट चुकी थीं, खिड़कियां चकनाचूर हो चुकी थी। तभी सिस्टम स्क्रीन पर उसकी न्यूबी गिफ्ट पैक की याद आई। ओ राइट, 200 एबिलिटी पॉइंट्स भी मिले थे। जिज्ञासा बढ़ी और उसने एबिलिटी पॉइंट सेक्शन पर फोकस किया। सिस्टम ने समझाया, एबिलिटी पॉइंट्स फेरोशियस बीस्ट्स को मारने से मिलते हैं। इन्हें कंज्यूम करके तुम अपना लेवल और स्किल्स अपग्रेड कर सकते हो। सु जिंगमिंग ने एक गहरी सांस ली और सिस्टम पैनल की तरफ देखा। ऑटो एलोकेट, उसने धीरे से कहा, क्योंकि उसे भरोसा था कि सिस्टम की कैलकुलेशन ही उसकी कॉम्बैट पावर को मैक्सिमाइज कर देगी। अब उसके पास था एस रैंक पर्पल हेवन डिवाइन थंडर, 200 एबिलिटी पॉइंट्स और एक एसी ताकत जिससे पूरी दुनिया हिल सकती थी। कमरे में खामोशी छा गई, बस हल्की हल्की बिजली की क्रैकलिंग गूंज रही थी और सु जिंगमिंग की आंखों में एक नया कॉन्फिडेंस चमक रहा था। सिस्टम, एलोकेट द पॉइंट्स, उसने आदेश दिया। जैसे ही उसने पैनल पर प्लस बटन दबाया, अचानक उसके शरीर के अंदर एक भयंकर ताकत फट पड़ी। ये शक्ति मानो किसी तूफानी नदी की तरह उसकी नसों में दौड़ पड़ी। साथ ही उसके विचार भी तेज और फोकस्ड हो गए। जिंगपिंग ने तुरंत अपनी बाहें घुमाईं, कुछ बेसिक पंच मारे और अपने न्यू स्ट्रेंथ्स को महसूस किया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी वायलेट हेवन डिवाइन थंडर एबिलिटी पर उसका कंट्रोल भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। आखिरकार एबिलिटीज भी तो इंसान की फिजिकल और मेंटल एट्रीब्यूट्स पर ही निर्भर करती हैं। जब ये दोनों स्टैट्स बढ़ते हैं तो एबिलिटीज की पावर भी कई गुना बढ़ जाती है। अपने हाथों में वायलेट थंडर की चटकती हुई बिजली को महसूस करते हुए और खून में दौड़ती नई ताकत से जिंगपिंग सेटिस्फाइड होकर मुस्कुराया। उसकी नजर वापस सिस्टम पैनल पर गई। फिजिक 141, स्ट्रेंथ, स्पिरिट
160 हर्ट्स मतलब हर एक एबिलिटी पॉइंट 0.2 स्ट्रेंथ या 0.2 स्पिरिट हर्ट्स में बदलता था। रेट थोड़ा कम था, लेकिन यह सीधा अपग्रेड था, बिना किसी साइड इफेक्ट के। बस अफसोस ये था कि न्यूबी गिफ्ट पैक में सिर्फ 200 एबिलिटी पॉइंट्स ही थे। अगर और होते तो वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाता। फिर भी उसकी ये नई शक्ति यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए काफी सकी थी। उसे नहीं पता था कि जान प्रोविंस के 7 लाख एप्लीकेंट्स में उसकी रैंक क्या होगी, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि वो एलीट टियर में जरूर जाएगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स तो बचपन से ही प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेते आए थे और उनकी ताकत वाकई डरावनी थी। पर जिंग पिंग के पास वो चीज थी जो उनके पास कभी नहीं हो सकती, एक असली एस रैंक एबिलिटी। ये सोचते हुए उसने तय किया कि अब वो मार्शल ट्रेनिंग हॉल जाकर अपनी ताकत टेस्ट करेगा। तभी धड़ 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 कमरे का दरवाजा अचानक जोर जोर से खटखटाया गया। जिंगपिंग रिएक्ट भी नहीं कर पाया कि दरवाजा धड़ाम से खुला और दीवार से टकरा गया। ऑरेंज यूनिफॉर्म पहने लोगों का एक ग्रुप अंदर घुस आया, हाथ में वाटर होजेस लिए जैसे कोई बड़ी आग लगी हो। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अंदर तो बस एक यंग लड़का खड़ा है और सब नॉर्मल है, तो पूरा फायर स्क्वाड एक पल के लिए फ्रीज हो गया। उन्होंने माफी मांगते हुए बताया कि उन्हें फायर रिपोर्ट मिली थी। जिंगपिंग ने झट से समझाया, मैं लाइटनिंग एबिलिटी यूजर हूं, ट्रेनिंग करते वक्त थोड़ी असामान्य घटनाएं हो गईं, सब कंट्रोल में है। फायर स्क्वाड ने जल्दी से कमरे का निरीक्षण किया और चले गए। जाते जाते स्क्वाड लीडर बुदबुदाया, सिर्फ ट्रेनिंग से इतना हंगामा, आजकल के बच्चे भी गजब हैं। स्क्वाड के जाते ही जिंगपिंग ने अपना ट्रेनिंग गियर उठाया और निकल पड़ा ट्रेनिंग हॉल की तरफ। बाहर छोटा सा क्राउड इकट्ठा था। अंकल यांग ने फिक्रमंद होकर पूछा, शियामिंग, सब ठीक है ना? जिंगपिंग मुस्कुराते हुए बोला, हाँ अंकल, सब कंट्रोल में है। अंकल यांग ने उसे देखा और कहा, एग्जाम कल है और तुम आज भी ट्रेनिंग जा रहे हो, कमाल की डेडिकेशन है। जिंगपिंग ने बस सिर हिलाया और बस पकड़कर सबवे से शहर के मॉडर्न हाई राइज बिल्डिंग के सामने उतरा। एबिलिटी यूजर्स बनने के लिए फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग जरूरी थी। हर घर में प्राइवेट ट्रेनिंग रूम अफोर्ड करना मुश्किल था, इसीलिए शहर में जगह जगह मार्शल आर्ट्स जिम्स खुल गए थे। पूरे ग्रेट शॉ नेशन में दो सबसे बड़े नाम थे, थंडर क्लैप मार्शल हॉल और वायलेंट बेयर मार्शल हॉल। सिर्फ थंडर क्लैप ही हाई स्कूल स्टूडेंट्स को फ्री एक्सेस देता था, इसीलिए जिंगपिंग हमेशा यहीं ट्रेनिंग करता था। उस दिन भी हॉल का एंट्रेंस अवेकेंड यूजर्स और एबिलिटी फाइटर्स से भरा था। जिंगपिंग सीधे तीसरी मंजिल पर पहुंचा। जैसे ही उसने लॉबी में कदम रखा, उसकी नजर एक जान पहचान वाली फिगर पर पड़ी। 1.7 मीटर लंबी एक लड़की, जिसके चेहरे पर खूबसूरती के साथ ठंडा एक्सप्रेशन और एक अजीब सी एलिगेंस थी। वो लड़की किसी भी हथियार के बिना बस एक साधारण रोजमर्रा के कपड़ों में थी। उसकी लंबी पतली टांगें नीली स्कर्ट के नीचे से झलक रही थीं, इतनी गोरी कि आंखें चकाचौंध हो जाएं। उसके आसपास कुछ स्टाइलिश लड़के लड़कियां खड़े थे। सबके शरीर की आभा और कॉन्फिडेंस बता रहे थे कि ये लोग आम इंसान नहीं थे। जिंगपिंग ने मुस्कुराते हुए लड़की का अभिवादन किया, सिस्ची, तुम भी थंडरक्लैप मार्शल हॉल आई हो। ये तांगी थी, उसकी बायोलॉजिकल आंटी की बेटी। दोनों ही 12th क्लास में थे, बस टांगी उससे कुछ महीने बड़ी थी, लेकिन दोनों का रिश्ता कभी ज्यादा करीब नहीं रहा था। जिंगपिंग को देखते ही टांगी एक पल के लिए रुकी, फिर हल्का सा सिर हिलाया, मैं तो बस अपने दोस्तों के साथ आई हूं। जिंगपिंग ने भी सहजता से जवाब दिया, अच्छा, तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। सिस्ची, मैं ट्रेनिंग रूम जा रहा हूं। इतना कहकर वो बिना रुके सीधे ट्रेनिंग एरिया की तरफ बढ़ गया। उसकी ये काल्म एंड कॉन्फिडेंट चाल देखकर तांगी के मन में अजीब सा एहसास हुआ। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। ये पहले से कितना अलग लग रहा है। पास खड़ी एक क्यूट सी लड़की, जिसके बड़े साफ सुथरे आंखों में क्यूरियोसिटी झलक रही थी, ने पूछा, चीची, ये अभी वाला लड़का कौन था? काफी हैंडसम है। तांगी ने नजरें जिंगपिंग की दूर जाती परछाई पर टिकाए रखते हुए कहा, वो जिंगमिंग है, मेरा कजिन, 12th में है और कल मार्शल साइंस एग्जाम देगा हमारी तरह। पास खड़े एक लड़के ने हंसते हुए छेड़ा,
ओहो, होमवर्क कर रही हो? कहीं उस पर फायदा तो नहीं हो गई? बॉयफ्रेंड बनाने का सोच रही हो क्या? लड़की, जिसका नाम शिया था, बिना हिचकिचाए बोली। तो क्या हुआ अगर हूं? मना है क्या? ऐसे फेस वाला लड़का अगर स्ट्रांग भी निकला तो कुछ गलत नहीं। लेकिन तांगी ने सिर हिलाया, मानो पहले ही नतीजा जानती हो। तुम्हें निराशा ही मिलेगी। उसकी एबिलिटी तो बस रैंक ई है। ये सुनते ही शिया की आंखों की चमक आधी रह गई और उसकी आवाज भी बेरुखी में बदल गई। सिर्फ रैंक ई? अफसोस। पास खड़ा लड़का मुंह बिचकाते हुए बोला, रैंक ई और मार्शल साइंस एग्जाम देने आया हूं। सच में हिम्मत है। तांगी ने धीमी सांस छोड़ी। सिर्फ हिम्मत से कुछ नहीं होता। ऐसे रिस्क लेकर जाना बेवकूफी ही है। तभी उनके ग्रुप में से किसी ने बात बदली। चलो रहने दो, आज हम थंडरक्लैप मार्शल हॉल बस देखने आए हैं। दूसरा बोला, हाँ, मैंने 3 साल वायलेंट बेयर में ट्रेनिंग की है। यहां पहली बार आया हूं। एग्जाम से पहले थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। दिमाग और शरीर दोनों के लिए अच्छा है। फिर उनका ध्यान जिंगपिंग से हट गया और सब हॉल में घूमते हुए बाकी बातें करने लगे। उधर जिंगपिंग को यह अंदाजा भी नहीं था कि उसके जाने के बाद उसके बारे में इतनी बातें हुईं। इस समय वो पहले ही एक प्राइवेट ट्रेनिंग रूम में पहुंच चुका था, जो लगभग 20 स्क्वायर मीटर्स का था। थंडरक्लैप मार्शल हॉल ऐसे सोलो रूम्स ओनली इंडिविजुअल प्रैक्टिस के लिए देता था। आमतौर पर इसके लिए एडवांस बुकिंग चाहिए होती थी, लेकिन आज भीड़ नहीं थी, तो जिंगपिंग सीधे अंदर चला गया। उसने अपनी पीठ से लंबा भाला निकाला और मजबूती से पकड़ लिया। सबसे पहले वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहता था, बिना कोई एबिलिटी इस्तेमाल किए। एबिलिटी यूजर्स के हथियार आमतौर पर हाई ग्रेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बनाती थीं। ये वाला भाला एफ ग्रेड अलॉय से बना था, जिसकी गहरी काली चमक कच्ची ताकत का एहसास कराती थी। जैसे ही उसने हल्का सा झटका दिया, मेटल की गूंज पूरे कमरे में फैल गई। लेकिन इस छोटे से झटके ने उसे सोच में डाल दिया। भाला हल्का लग रहा है? नहीं, ये हथियार नहीं बदला, मैं बदल गया हूं। उसके शरीर की स्ट्रेंथ इतनी बढ़ चुकी थी कि ये भाला अब उसे हल्का लग रहा था। जिंगपिंग ने हल्की भौहें चढ़ाईं। कल एग्जाम है और मेरे पास नया हैवी हथियार लेने के लिए पैसे नहीं है। अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। ये भाला उसकी पसंद तब से था जब वो 12 इयर्स का था। लगभग 6 इयर्स की ट्रेनिंग में उसने थ्रस्टिंग, स्वीपिंग, स्ट्राइकिंग एंड स्लैशिंग जैसी सारी बेसिक मूव्स में महारत हासिल कर ली थी। कमरे में उसका शरीर बेहद फुर्तीला दिख रहा था। भाले की परछाइयां उड़तीं, मानो काली आंधी। उसकी मूवमेंट्स में पहाड़ से उतरते बाघ की गरज जैसी रफ्तार थी। जब उसने भाला पावर मेजरिंग मशीन में ढसाया, तो एक जोरदार आवाज गूंजी और टारगेट धीरे धीरे अपनी शेप में लौटने लगा। साथ ही पास के डिजिटल डिस्प्ले पर साफ नंबर चमक उठा, 321 कैल। इस दुनिया में कैल यानी कॉलर अटैक पावर का स्टैंडर्ड यूनिट था। जिंगपिंग के दिल में थ्रिल की लहर दौड़ गई। सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से ही उसकी अटैक पावर पहले से लगभग डबल हो चुकी थी। आम लोग या नॉर्मल एबिलिटी यूजर्स मुश्किल से 100 कैल तक की डैमेज दे सकते थे, और उसकी पुरानी ताकत सिर्फ 140 कैल थी। फिर उसने बस मन ही मन सोचा और वायलेट हेवन डिवाइन थंडर एक्टिव हो गई। एक पल में उसका पूरा शरीर मानो थंडर गॉड बन गया। गहरे पर्पल रंग की बिजली उसकी बॉडी पर दौड़ रही थी, चारों तरफ बिजली की गड़गड़ाहट। जिंगपिंग ने हाथ उठाया और आगे इशारा किया। पल भर में एक बिजली का बोल्ट उसके हाथ से निकला और वायलेंट एनर्जी के साथ एलॉय टारगेट पर सीधा जा लगा। इस बार एलॉय प्लेट बुरी तरह अंदर धंस गई। उसे अपनी पुरानी शेप में लौटने में पूरे 7-8 सेकंड लगे। तभी पास वाला स्मार्ट डिस्प्ले चमक उठा और उस पर जो नंबर उभरा, उसने जिंगपिंग को सांस रोकने पर मजबूर कर दिया। 3021 कैल। उसने मन ही मन सोचा, एस रैंक एबिलिटी सच में डरावनी है। इसकी ताकत मेरी प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ से अबाउट 10 टाइम्स ज्यादा है। आमतौर पर बिगिनर एबिलिटी यूजर मुश्किल से 1000 कैल की ताकत निकाल पाते थे, लेकिन जिंगपिंग अभी ऑफिशियली लेवल 1 तक भी नहीं पहुंचा था, और उसकी पावर पहले ही मिड टीयर लेवल 1 एबिलिटी यूजर के बराबर पहुंच चुकी थी। लेकिन 3000 कैल अभी भी उसकी लिमिट नहीं थी। जिंगपिंग ने गहरी सांस ली
और उसी पल वायलेट हेवन डिवाइन थंडर उसकी पूरी स्पीयर पर दौड़ गई। उसने अपनी खास मूव चलाई, फ्लैश टॉम पियर्सिंग थ्रस्ट। पल भर में ट्रेनिंग रूम के अंदर एक चमकदार बिजली का एक्सप्लोजन हुआ। उसके हाथ में भाला मानो काले बैंगनी फ्लड ड्रैगन में बदल गया हो, जो दहाड़ते हुए हवा चीरता हुआ एलॉय टारगेट पर टूट पड़ा। जैसे ही बिजली थमी, टारगेट का सेंटर पूरी तरह जल चुका था। बीच में एक बड़ा काला छेद बन गया था, जिसे अब कोई सिस्टम रिकवर नहीं कर सकता था। इसके साथ ही थंडरस धमाका गूंजा। बिजली चारों तरफ तड़कने लगी और पूरा ट्रेनिंग रूम ऐसे हिला जैसे भूकंप आया हो। शॉकवेव इतनी तेज थी कि मार्शल आर्ट्स सेंटर का फर्श भी हल्का हल्का कांप उठा। फिर एक तेज मेटेलिक आवाज हवा में गूंज गई। पास ही मौजूद एक मेल स्टूडेंट डरकर चिल्ला उठा, ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। वो खुद एक सी रैंक मेंटल टाइप एबिलिटी यूजर था, इसीलिए एनर्जी फ्लक्चुएशन तुरंत महसूस कर सकता था। शियाओया ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या ये फ्लोर सिर्फ हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है? जोंग सिटी के टॉप हाई स्कूल एबिलिटी यूजर्स तो वायलेंट बेयर हॉल में ट्रेनिंग करते हैं। कहीं आज कोई हाई स्कूलर एबिलिटी यूजर में ब्रेक थ्रू तो नहीं कर गया? तभी ग्रुप में से किसी ने कहा, चलो देखते हैं। इस अचानक हुए शॉकवेव ने पूरे ग्रुप की क्यूरियोसिटी बढ़ा दी। तांगी और उसके तीनों दोस्त तेजी से कॉरिडोर की तरफ बढ़े और मोड़ मुड़ते ही उनकी नजर जिंगपिंग पर पड़ी, जो उनकी तरफ से आ रहा था। तांगी एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन फिर बोली, घर जा रहे हो? जिंगपिंग ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, ट्रेनिंग खत्म कर ली, अब घर जाकर फाइनल प्रिपरेशन करनी है। भले ही टांगी को अब भी लगता था कि उसकी ई रैंक एबिलिटी के साथ मार्शियल साइंस एग्जाम देना बेवकूफी है, लेकिन उसने फिर भी उसे शुभकामनाएं दी और कहा कि ध्यान रखना। ग्रुप ने उससे और बात नहीं की और शॉकवेव के सोर्स की तरफ बढ़ गया। इस फ्लोर पर ट्रेनिंग रूम्स कम थे, इसीलिए वो जल्दी ही उस रूम तक पहुंच गए जहां जिंगपिंग ट्रेनिंग कर रहा था। जैसे ही उन्होंने अंदर झांका, चारों के पैर स्टक हो गए। हमेशा कूल एंड मैच्योर दिखने वाली टांगी भी इस बार हैरान रह गई। पूरा कमरा ऐसा लग रहा था मानो अंदर बम फटा हो। शौया हैरान होकर चिल्लाई, ओ गॉड, मेमोरी मेटल तक टूट गया। ये हमला आखिर कितना ताकतवर था? क्या इस शहर में कोई हाई स्कूल स्टूडेंट इतना स्ट्रांग हो सकता है? पास खड़ा एक लड़का अभी भी कमरे में बचे एनर्जी ट्रेसेस से कांप रहा था। उसकी सेंसिटिविटी बता रही थी कि वहां अब भी वाइल्ड और वायलेंट फोर्स तैर रही थी। वो बोला, जिसने भी ये किया है, अगर वो कम से कम लेवल 2 एबिलिटी यूजर नहीं है, तो निश्चित ही लेवल 1 के पीक पर होगा। लगता है ये बंदा बस अपनी पावर टेस्ट करने आया था। तभी दूसरा लड़का बोला, ये हाई स्कूल स्टूडेंट नहीं हो सकता। जरूर कोई रोग एबिलिटी यूजर इधर घुस आया होगा जिसने रूल्स फॉलो नहीं किए और थर्ड फ्लोर के रूम में अपनी ताकत टेस्ट कर ली। इस शहर का कोई हाई स्कूलर इतना स्ट्रांग नहीं है। बिल्कुल सही, एक और ने हामी भरी। पीक लेवल 1? राजधानी में भी शायद ही ऐसा टैलेंट मिले। जैंग सिटी में तो इम्पॉसिबल है। इतने में श्याओया के दिमाग में एक बोल्ड ख्याल आया। उसने सबको याद दिलाया कि जिंगपिंग थोड़ी देर पहले यहीं था। वो बोली, कहीं ये वही तो नहीं था? शायद वो असली जीनियस हो जिसने अब तक अपनी ताकत छिपा रखी थी, ताकि कल के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में सबको चौंका दे। लेकिन उसके इस ख्याल को ग्रुप के लड़कों ने तुरंत खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि शियाओया बहुत ऑनलाइन नॉवेल्स पढ़ती है, पिग प्रिटेंडिंग टू बी अ टाइगर वाली यूजलेस कहानियां। असलियत में ताकत छिपाना इतना आसान नहीं होता। ऊपर से जिंग तो ई रैंक अवेकेंड है, अगर 300 कैल तक भी पहुंचे तो बहुत है। हॉलवे में 2 एग्जिट्स थीं, इसलिए जिसने ये विनाश किया वो बिना दिखे निकल गया। ग्रुप के लड़कों ने टैंग ची से एडवाइस मांगी। तांगी ने भी माना कि उनकी बात सही लग रही है, लेकिन उसके मन में हल्की शंका जागी। उसने दीवार पर बने गोल छेद को गौर से देखा। ये मानो भाले से ही बना हो। क्या वाकई जिंगपिंग ने ही ये सब किया? क्या यही वजह है कि वो मार्शल आर्ट्स एग्जाम के लिए इतना कॉन्फिडेंट था? अगले दिन पूरे शहर में कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का माहौल था। शहर की तीनों हाई स्कूलों से कुल 3012 के स्टूडेंट्स थे। लिबरल आर्ट्स देने वालों को छोड़कर लगभग 1400 स्टूडेंट्स मार्शल आर्ट्स एग्जाम के लिए रजिस्टर थे। उन्हें एग्जाम साइट तक पहुंचाने के लिए शहर ने 40 से ज्यादा बड़े बसें तैनात कीं।
ये एग्जाम एक नेशनल लेवल का बड़ा इवेंट था। बसें एक एक करके एक विशाल खुले मैदान में रुकीं। दूर एक स्टील फेंसिंग से घिरी एरिया दिख रही थी। हर साल 7 जून को यहीं मार्शल आर्ट्स एंट्रेंस एग्जाम होता था। टेस्ट की मुश्किल और खतरा उस साल के बीस्ट्स की स्पीशीज और लेवल पर डिपेंड करता था। स्टील फेंसिंग के पार खंडहरों के बीच खतरनाक जानवरों की धुंधली परछाइयां दिख रही थीं। दूर से गर्जन और दहाड़ें गूंज रही थीं। ये है हमारा एग्जाम साइट, एक छात्र ने डिसबिलीफ में फुसफुसाया। तभी दूसरे ने घबराकर कहा, मैंने मैंने शायद वन हॉर्न राइनो देखा। क्या? वन हॉर्न राइनो? नामुमकिन! दूसरे ने चौंकते हुए कहा, मतलब इस साल का टेस्ट इतना पागलपन भरा है? फेंसिंग के अंदर झांकते ही कई स्टूडेंट्स का चेहरा पीला पड़ गया। उनकी स्पिरिट्स कांप उठीं और कुछ तो मानो टूटने की कगार पर थे। इसी बीच एक आवाज भीड़ के बीच गूंजी, तेज, ठंडी और अहंकारी। तो क्या हुआ अगर वन हॉर्न्ड राइनो है? अगर इस लेवल का बीस्ट नहीं झेल सकते तो स्पेशल एबिलिटीज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर भी कुछ हासिल नहीं करोगे। सबने चुप्पी साध ली और आवाज की तरफ देखा। वो एक लाइट ब्लू कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने यंग मैन था, जिसकी पीठ पर लंबी तलवार लटक रही थी, मानो कोई एंशिएंट टाइम्स का तलवारबाज। कई स्टूडेंट्स गुस्से में पलटे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका चेहरा पहचाना, सबकी आवाजें थम गईं। माहौल में एकदम अजीब सी चुप्पी छा गई। जिंगपिंग के मन में क्यूरियोसिटी हुई। उसने पास खड़े लंबे स्टूडेंट से पूछा, जिसके कंधे पर ढाल और पीठ पर सेबर था, यह बंदा कौन है? काफी घमंडी बात कर रहा है। वो छात्र लूजिया एक सी रैंक एनहांसमेंट एबिलिटी यूजर था, जिसकी खासियत बॉडी एनलार्जमेंट थी। उसने जवाब दिया, ये चू मिंगयांग है, फर्स्ट हाई स्कूल का टॉप स्टूडेंट। सुना है इसके पास बी रैंक विंड एलिमेंट एबिलिटी है और इसकी पावर अब अनरैंक्ड स्टेज पार करके लेवल 1 के करीब पहुंच चुकी है। जिंगपिंग हैरान रह गया। ये वही चू मिंगयांग था जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो इस साल का टॉप स्कोरर बनेगा। जिंगपिंग के दिल में हल्की चुनौती की भावना जागी। आखिर हम दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रांग साबित होगा? तभी एक मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने मिडिल एज्ड मैन ने जोर से चिल्लाकर सभी को इकट्ठा होने और चुप रहने का आदेश दिया। सिर्फ एक नजर में ही पूरा मैदान, जो कुछ देर पहले तक शोर और हलचल से भरा था, एकदम शांत हो गया। मंच पर खड़े सख्त चेहरे वाले व्यक्ति ने आवाज लगाई, मैं हूं वोंग हायांग, इस साल के जांग सिटी मार्शल आर्ट्स कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का चीफ कमांडर। उसकी गूंजती आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया। उसने ऐलान किया, टेस्ट शुरू होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लो। मार्शल आर्ट्स एग्जाम सुबह 9 बजे शुरू होगा और रात 9 बजे खत्म होगा, यानी कुल 12 घंटे चलेगा। परीक्षा स्थल मेरे पीछे का खंडहर शहर है। हर साल की तरह इस जगह को 3 जोन में बांटा गया है, आउटर जोन, सेंट्रल जोन और कोर जोन। आउटर जोन में अनरैंक्ड बीस्ट्स हैं, सेंट्रल जोन में पीक अनरैंक्ड और लेवल 1 बीस्ट्स हैं, जबकि कोर जोन में सिर्फ लेवल 1 और उससे ऊपर के बीस्ट्स होंगे। और कोर जोन 1 में तो हाई टियर लेवल 1 और लेवल 2 बीस्ट्स तक मिलेंगे। अलग अलग तरह के बीस्ट्स को हराने पर तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। जितना स्ट्रांग बीस्ट होगा, उतने ज्यादा पॉइंट्स। उसने सख्ती से वार्निंग दी, याद रखो, अपनी लिमिट जानो और उसी हिसाब से जोन चुनो। सेंट्रल जोन सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स के लिए है। गलत जोन में जाकर अपनी जान खतरे में मत डालना। जिंगपिंग के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। अगर यह पहले की बात होती तो वो सिर्फ आउटर जोन में ही जाने की हिम्मत करता, लेकिन अब अपनी नई ताकत के साथ वो कोर जोन में कदम रखने के लिए भी तैयार था, बल्कि कोर जोन 1 को भी चैलेंज कर सकता था। इसके बाद सप्लाईज बांटी जाने लगीं। सभी को अपनी अपनी क्लास के डिजिग्नेटेड एरिया में जाकर गियर कलेक्ट करना था। हर स्टूडेंट को मिला एक बैकपैक, जिसमें थे 3 चीजें। फ्रिस्ट स्मार्ट वॉच, जो मारे गए बीस्ट्स के नंबर और टाइप रिकॉर्ड करती और पॉइंट्स ट्रैक करती। इसमें रूएंड टाउन का डिजिटल मैप भी था। सेकंड, 3 कंप्रेस्ड एनर्जी बार्स, जिन्हें खाकर जल्दी से स्टैमिना रिस्टोर किया जा सकता था। थर्ड, सेफ्टी स्फीयर, एक हरी बॉल, जिसे एक्टिवेट करने पर यूजर के चारों ओर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक बैरियर बन जाती, जिसे कोई स्टैंडर्ड बीस्ट पार नहीं कर सकता।
लेकिन ध्यान रहे, स्फीयर एक्टिवेट करते ही तुम्हारा एग्जाम वहीं खत्म हो जाएगा। जिंग को गियर देते समय टीचर ने कहा, याद रखना, जान सबसे ज्यादा कीमती है, बेवकूफी मत करना। जिंग ने मुस्कुराते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। मार्शल आर्ट्स एग्जाम में टीम बनाना अलाउड था, लेकिन ग्रुप में मार गिराए गए बीस्ट्स के पॉइंट्स सब में बराबर बांट दिए जाते थे। इसी वजह से सोलो प्ले ज्यादा एफिशिएंट था। फिर भी कई स्टूडेंट्स टीम बनाने में जुटे थे। जिंग, तुमने अभी तक ग्रुप नहीं बनाया, हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ते? हमारी टीम को एक ऑफेंस सपोर्ट चाहिए, तुम्हारी लाइटनिंग एबिलिटी परफेक्ट रहेगी। ये बात बोली लिन चिंग, क्लास 5 की क्लास प्रेसिडेंट। वो हमेशा मददगार और जेंटल नेचर के लिए जानी जाती थी। लेकिन जैसे ही उसने जिंग को इनवाइट किया, उसकी टीम के कुछ मेंबर चिढ़कर बोले, ये मार्शल एग्जाम है, 5 लोगों की लिमिट है। अगर हम ई रैंक जिंग को लेंगे तो हमारी एवरेज स्कोर गिर जाएगी। हमें यह रिस्क नहीं लेना चाहिए। ग्रुप में बहस छिड़ गई। जिंग ने मुस्कुराकर इनविटेशन ठुकरा दिया, कोई बात नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। लूजिया और लिन चिंग ने थोड़ी चिंता जताई। सच में सोलो जाओगे? संभल कर रहना, लूजिया ने कहा। लिन चिंग और मनाना चाहती थी, लेकिन जिंग की स्ट्रांग नजरें देखकर बस चुप हो गई और हल्का सा आह भरकर पीछे हट गई। उनकी टीम के कुछ मेंबर चैन की सांस लेने लगे। जिंगपिंग को भरोसा था कि अपनी मौजूदा पावर के साथ वो अकेले ही हाई स्कोर कर सकता है। इसी बीच सोल्जर्स ने रूइंड टाउन का गेट खोल दिया। वोंग हायांग फिर मंच पर चढ़ा और गरजती आवाज में बोला, 2037 जैंग सिटी मार्शल आर्ट्स एंट्रेंस एग्जाम ऑफिशियली रूप से शुरू होता है। सभी एग्जाम्स टेस्ट साइट्स में एंटर करो। उसके शब्द गिरते ही 1400 से ज्यादा स्टूडेंट्स एक साथ हरकत में आ गए। एग्जाम शुरू हो चुका था। जिंगपिंग के मन में बस एक ही ख्याल गूंज रहा था, इस बार मुझे खुद को साबित करना ही होगा। मेरा टारगेट है जोंग उन एबिलिटी यूनिवर्सिटी। उम्मीदों और सपनों से भरे 1400 से ज्यादा स्टूडेंट्स, कॉम्बैट गियर पहने, आर्म्ड विद वेपन्स, टिड्डियों के झुंड की तरह रूइन टाउन की तरफ उमड़ पड़े। माहौल उबलते पानी की तरह जोश से भरा था। जिंगपिंग ने भी अपनी सपियर भाला निकाली और भीड़ के साथ दौड़ पड़ा। रूइंड टाउन का अंधेरा मुंह सब स्टूडेंट्स को निगल गया और कुछ ही मिनटों में बाहर का मैदान खाली हो गया। शहर भर के सर्वेलेंस कैमरास एक्टिवेटेड हो गए और ऊपर से यूएवीज उड़कर लाइव फीड कैप्चर करने लगे। ग्रेट शॉ नेशन में मार्शल आर्ट्स का सम्मान सबसे ऊंचा था। हर साल ये एग्जाम पूरे देश में लाइव ब्रॉडकास्ट होता था। स्कूल प्रिंसिपल्स, टीचर्स एंड 10th 11th क्लास के स्टूडेंट्स तक सब ये एग्जाम लाइव देखते थे। ये रूइन टाउन पहले बस एक गांव था, लेकिन एरिया इतना बड़ा था कि 1400 स्टूडेंट्स एंट्री के समय भले भीड़ लगाते, अंदर जाते ही समुद्र में गिरती बूंद की तरह बिखर जाते। जिंगपिंग ने अपनी दिशा चुनी और भाला हाथ में लेकर दौड़ पड़ा। उसने अपने स्मार्ट वॉच को एक्टिवेट किया। तुरंत एक ट्रांसलूसेंट ब्लू स्क्रीन उसके सामने तैर गई। कृपया अपनी पहचान वेरीफाई करें। जिंगपिंग ने अपना अंगूठा स्क्रीन पर रखा। फिंगरप्रिंट वेरीफाइंग। वेरिफिकेशन कंप्लीट। कैंडिडेट जिंगपिंग, ग्रेड 12, क्लास 5, जंग सिटी, नंबर 2 हाई स्कूल। ऊपर दाईं तरफ 2 छोटे बॉक्स खुले, एक में उसका करंट स्कोर और दूसरे में जैंग सिटी मार्शल आर्ट्स एग्जाम लीडर बोर्ड, रैंक 1, छू मिंगयांग, 7 पॉइंट्स। जिंगपिंग ने सोचा, इतनी जल्दी? कोई हैरानी नहीं, फर्स्ट हाई का टोपर है, मतलब उसने पहले ही एक बीस्ट मार गिराया। अब मुझे भी मूव करना होगा। डिजिटल मैप पर उसकी पोजीशन व्हाइट डॉट की तरह आउटर जोन के पास चमक रही थी। सेंट्रल जोन अब भी काफी दूर था। सीधे सेंट्रल जोन की तरफ चलना ही सही रहेगा। उसने दिशा बदली और रेड जोन की ओर दौड़ पड़ा। ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसने देखा एक स्टूडेंट जमीन पर पड़ा था, हिल भी नहीं रहा था। पास जाकर देखा तो वो बुरी तरह घायल था, सेफ्टी स्फीयर तक एक्टिवेट नहीं कर पाया था। ये वही ट्रेजेडी थी जिसकी टीचर ने चेतावनी दी थी। जिंगपिंग की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अगर मेरे पास एस रैंक एबिलिटी नहीं होती तो शायद मेरा हाल भी ऐसा ही होता। उसने तुरंत सपोर्ट टीम को कांटेक्ट किया और मदद बुलवाई। जिंगपिंग को डर तो महसूस हुआ, लेकिन पछतावा नहीं। उसने सोचा, अपॉर्चुनिटी हमेशा डेंजर के साथ ही आती है। उसी समय पीछे से कदमों की आवाज गूंजी। जिंगपिंग अलर्ट होकर पलटा।
उसकी नजर पड़ी जेट ब्लैक फर वाला एक बीस्ट, जिसकी आंखें हल्की एम्बर ऑरेंज चमक रही थीं। अगर उसके खून सने पंजे और रेजर शार्प दांत न होते तो ये क्रिएचर लगभग खूबसूरत लगता। ये था शैडो कैट, स्पीड में बेमिसाल, पंजे और दांत धारदार, और बाइट फोर्स 8000 किलो से ज्यादा। इसी तरह के शैडो पैंथर्स ने कई एग्जामिनीज की जान ले ली थी। जिंगपिंग तुरंत समझ गया वो इसके ट्रैप में फंस चुका है। और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये मानवा रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि नेक्स्ट चैप्टर का थ्रिल आप मिस न कर पाओ।